जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इससे पहले जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा स्टैटिक जीके का जो क्लास आती है वो डेली आती है सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में, और यूपीजी के दोपहर में आता है और शाम को हम अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न, 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 21 क्या कहा गया? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो आप याद रखना क्या है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, तो ये जरूर याद रखना। और इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताइएगा, प्रणाशी रक्ताल्पता होता है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया इसको कहा जाता है, प्रणाशी रक्त अल्पता। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाए कभी। इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है ना वो खून की कमी हो जाती है, इसी को बोला जाता है परनीसियस एनीमिया। और विटामिन B12 जिस व्यक्ति की बॉडी में कम हो जाए उसको मांस खाने की इच्छा जागृत होती रहती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस विटामिन की कमी से मांस खाने की तीव्र इच्छा होती रहती है। जवाब होगा विटामिन B12। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका राइबोफ्लेविन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है और विटामिन B1 का नाम थायमिन है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल जल घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर मैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करूँ तो वो होते हैं B और C, और फैट यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन वो होते हैं A, D, E और K। तो ये आप याद रखिएगा कि विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर दोस्तों। हमसे पूछा गया था विटामिन B12 का रासायनिक नाम जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन सी, साइना कोबालामिन। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? तो आप बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित नेहरू के द्वारा ये जो प्रस्ताव था वो पास किया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार पटेल। कराची अधिवेशन 1931 के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। ठीक है, और कराची कहाँ पर है? वो आपका वर्तमान पाकिस्तान में आता है। तो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पर जो चर्चा कांग्रेस के अधिवेशन में हुई वो हुई थी कराची अधिवेशन 1931। और ये जरूर याद रखना कि ये प्रस्ताव किसने मतलब पेश किया था, तो पंडित नेहरू के द्वारा। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फैजपुर अधिवेशन। देखो फैजपुर अधिवेशन के बारे में बता दूं, ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, गांव में। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो सब शहरों में होते थे, लेकिन कांग्रेस का इकलौता अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र में फैजपुर अधिवेशन जो था वो गांव में हुआ था 1936 में, 36-37 में। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है जो खासी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? दोस्तों खासी जनजाति तो आप जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में रहती हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय का त्यौहार है नोंगक्रेम। ठीक है, नोंगक्रेम। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मेघालय के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो इसके एक त्यौहार और याद रखना, वो है वांगला। वांगला उत्सव, इसको सौ ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है और ये गारो जनजाति मनाती है। तो वांगला त्यौहार भी मेघालय का है। एक और याद रखिएगा, बहदीन खलम। बहदीन खलम त्यौहार ये किस राज्य का त्यौहार है? तो ये भी मेघालय का त्यौहार है। और एक और आप याद रखिएगा, और वो है आपका बहदीन खलम हो गया, वांगला हो गया, नोंगक्रेम हो गया। एक है आपका साद सुक मीम। शाद शुक मीम, तो ये भी मेघालय का त्यौहार है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बांग्ला,
जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। इसे सोढोलों का त्यौहार कहा जाता है, ये भी मेघालय का। बहदीन खलबमी मेघालय का त्यौहार है। सातसुक मीम और नोंगक्रेम, ये सारे नृत्य उत्सव मेघालय के त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों मेघालय की बात करूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में उमंगोट नदी जो एशिया की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है, तो उमंगोट नदी कहाँ बहती है, तो मेघालय की जीवन रेखा कहलाती है उमंगोट नदी। ठीक है दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग को कहा गया पूर्व का स्कॉटलैंड। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, जवाब होगा मेघालय की राजधानी शिलोंग को। और ये प्रश्न एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है, शिलोंग वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा गया है, तो जवाब होगा शिलोंग को कहा जाता है। और शिलोंग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर आता है, तो खासी पहाड़ी पर आता है, ये भी आप याद रखना, खासी पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लाहो डांस कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लाहो डांस होता है मेघालय में। तो मेघालय का डांस याद रखिएगा लाहो, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है मिजोरम। मिजोरम का एक त्यौहार बड़ा फेमस, चपचारकुट। चपचारकुट त्यौहार ये झूम खेती के दौरान किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मिजोरम का एक डांस भी है आपका चेराम डांस, तो चेराम नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम में चेराम डांस किया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मणिपुर की मैं बात करूँ तो मणिपुर में दो नृत्य याद रखना, एक तो जगोई डांस बहुत आता है, जगोई जगोई डांस। एक आपका लाई हरोबा बहुत पूछता है एग्जाम में, लाई हरोबा, तो ये भी आप याद रखिएगा। लाई हरोबा कहाँ का डांस है, तो मणिपुर का। एक आपसे थबल चोंगवा बहुत पूछता है एग्जाम में, या पुंग चोलोम, चोलोम बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो चोलोम डांस भी मणिपुर का डांस है। ठीक है दोस्तों, अब आप याद रखना जगोई, लाई हरोबा और चोलोम कहाँ के नृत्य हैं, तो मणिपुर के नृत्य हैं। ठीक है, प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंसर होगा मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय को क्या बोलते हैं, एबोर्ड ऑफ क्लाउड। एबोर्ड ऑफ क्लाउड किसको कहा जाता है, बादलों का घर किसको कहा गया है, जवाब होगा मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सिमलीपॉल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। दोस्तों सिमलीपॉल एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कहाँ पर है, आंसर होगा ऑप्शन ए मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के। मयूरभंज जिला उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा में ना एक टाइगर रिजर्व भी आप याद रखना, उसका नाम है सतकोसिया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तो जवाब होगा उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। क्लियर, याद रखना। और उड़ीसा की ना एक खान बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, बादाम पहाड़ की खान। तो बादाम पहाड़ की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब होगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है और मयूरभंज में ही आती है आपका, तो ये भी आप याद रखिएगा, बादाम पहाड़ की खान। दोस्तों क्या आपको पता है कि उड़ीसा के दो डांस बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में। उड़ीसा में ना दो डांस बड़े फेमस हैं, एक है आपका गोटीपुआ, गोटीपुआ डांस, ये भी आप याद रखना उड़ीसा का डांस है। एक आपसे पूछा जाता है दस कठिया, तो दस कठिया और गोटीपुआ दोनों किस राज्य के डांस हैं, उड़ीसा के डांस हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में ना एक बीच है जिसका नाम है गहीर माथा। तो गहीर माथा एक समुद्री तट है, और यहाँ पे करोड़ों की संख्या में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑलिव रिडले कछुए। तो भारत में ऑलिव रिडले कछुए कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप बताइएगा, उड़ीसा के गहीर माथा बीच पर ऑलिव रिडले कछुए देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये करोड़ों की संख्या में देखे जाएंगे वहाँ पे। क्लियर, याद रखेंगे। हमसे पूछा गया था सिमलीपॉल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो मयूरभंज में। उड़ीसा के दो त्यौहार याद रखिएगा, एक तो है आपका नव कलेवर। नव कलेवर उत्सव ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में होता है, भगवान जगन्नाथ के कपड़े चेंज किए जाते हैं, नव कलेवर उनको नया उनकी कॉस्ट्यूम है वो पहनाई जाती है, तो नव कलेवर उत्सव, ये भी आप याद रखना। दूसरा आप याद रखिएगा, एक त्यौहार और है वहाँ का नुआखाई ज्वार। तो नुआखाई ज्वार ये भी कहाँ का त्यौहार है, उड़ीसा का त्यौहार है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये चावल की खेती के दौरान होता है नुआखाई ज्वार। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उड़ीसा के बारे में, आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, चिनूक पवनें जिन्हें हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है किस पर्वत के पूर्वी ढलानों पर बहती हैं। दोस्तों चिनूक, जैसे मैं कहूँ भारत में जैसे लू चलती है ना, ऐसे ही एक हवा होती है जो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बहती है। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला होगी, जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चिनूक पवन बहती है। और चिनूक पवन गर्म होती है, गर्म होने के साथ साथ शुष्क भी होती है। तो ये जो रॉकी पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फ़ जमी होती है उसको पिघला देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमभक्षी, स्नो ईटर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि चिनूक पवन कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे अमेरिका और कनाडा के
क्षेत्र में ये चलती है और ये बर्फ़ को पिघला देती है, इसीलिए इसको कहा गया है हिमभक्षी पवन। ठीक है, चिनूक। क्लियर। और ये रोकी पर्वत से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में लू चलती है कब, तो भारत में लू गर्मियों के दिनों में चलती है और ये शुष्क और गर्म हवा होती है, ऐसे ही आपका चिनूक है। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के किस भाग में स्थित है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान होती है। मूंगा आप जानते हैं, कोरल, कोरल या प्रवाल द्वीप जिसको बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ, और जो स्थित है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया का शहर पूछे तो क्वींसलैंड में आती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड शहर है वहाँ पे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रवाल भित्ति है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और इसके बारे में कहा जाता है ये अंतरिक्ष से भी दिखती है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में, कैनबरा कहाँ की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी। सबसे लंबी नदी, तो जवाब होगा मरे डार्लिंग। ठीक है, देखो वैसे एक्चुअल में दो नदियां हैं ये अलग अलग, मरे नदी अलग है और डार्लिंग नदी अलग है, लेकिन ये दोनों संयुक्त रूप से मतलब मिलकर बहती हैं। जैसे भारत में गंगा यमुना बहती है ना, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बहती है मरे डार्लिंग नदी। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मरे डार्लिंग किस महाद्वीप की या किस देश की सबसे लंबी नदी है, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्या ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान मिलते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, और इनको कहा जाता है डाउन्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और डाउन्स घास के मैदानों में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आप बता सकते हैं मुझे, तो आप अगर मुझसे पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैसिस्को। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताइएगा माउंट कैसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप याद रखें, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के मुझे दो मरुस्थल बता दो जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो आप याद रखना गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट, ये कहाँ पर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ मिलेगा, तो सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी, सैंडी डेजर्ट भी कहाँ मिलता है, सैंडी डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। और एक और याद रखना तनामी, तनामी मरुस्थल, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने कितने सारे बिंदु आपको बता दिए, तो ये सब आप याद रखिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ना एक उपनाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश किसको कहा गया, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, कंगारुओं की धरती कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस देश का नाम है, तो आप बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। पूछ लेता आपके एग्जाम में। कितने सारे बिंदु मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाए हैं, आप इन सबको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, और आपके जो भी एग्जाम आने वाला उसके लिए आप तैयारी में एकदम तैयार रहिए। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम जो लगा है 20 तारीख को, वो है आपका स्टेनोग्राफर का, उसके बाद आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम है, फिर आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। तो सबकी तैयारी कराऊंगा आपको, आप निश्चिंत होकर मेरे साथ बने रहिएगा। तो हमने प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और क्वींसलैंड में आती है। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है जो मुख्य रूप से केरल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम का जो उल्लेख मिलता है, तो अगर मैं पहले बात करते हैं मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी रूप से, तो ये भी जरूर आप याद रखिएगा। दोस्तों मोहिनीअट्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मोहिनीअट्टम में ना हाथों की जो कलाएं हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो उंगलियों और हाथों की मतलब मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 24 कलाएं मानी जाती हैं मोहिनीअट्टम में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और मोहिनीअट्टम केरल से उत्पन्न हुआ, और दो व्यक्तियों के नाम बताता हूँ मोहिनीअट्टम में। एक है आपका कल्याणकुट्टी अम्मा, कल्याणकुट्टी अम्मा, इनको मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्याणकुट्टी अम्मा ये किस नृत्य की जननी कहलाती हैं, आंसर होगा मोहिनीअट्टम की जननी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मोहिनीअट्टम है ना, इसके बारे में, इसकी वेशभूषा के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जो मुख्य रूप से केरल संबंधित है। आंसर होगा नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी प्रक्रिया में होता है। जवाब होगा क्लोरोफिल का उत्तेजना। क्लोरोफिल का उत्तेजना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में तो केवल दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता जरूर होती है, तो रात में सूर्य नहीं निकलता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र विषय किससे संबंधित है। दोस्तों, शुल्ब सूत्र की बात करूं तो ये ज्यामिति और गणित का एक किताब है, जिसको कई सारे ऋषियों ने लिखा था, जैसे बोधायन उसमें प्रमुख हैं आपके। तो शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है, तो आप याद रखना, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस होता है 22 दिसंबर को। और भारत के एक महान गणितज्ञ थे एम रामानुजम का जन्मदिन होता है ये। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, रामानुजम का जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों, हमें बताना है कि भारत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है। आंसर होगा आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, ये जरूर याद रखना। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखना हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, मूसी। और हैदराबाद का उपनाम क्या है, मोतियों का शहर कहा जाता है। पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा गया, हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कहा गया, कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो समूह का हिस्सा है का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं खजुराहो के स्मारकों की, तो ये मध्य प्रदेश में आते हैं। खजुराहो के मंदिर जो अपनी नागर शैली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आप याद रखिएगा कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं, तो नागर शैली में बने हैं। ठीक है, और ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदू और जैन धर्म, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के जो भी मोनूमेंट्स हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, वो सब आपके चंदेल वंश के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाए गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और किस राज्य में खजुराहो के स्मारक, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न में क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं तो हम यूज करते हैं किसका, हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हाइग्रोमीटर। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोक नृत्य यक्षगान का संबंध किससे है, किस राज्य से है। तो दोस्तों, यक्षगान कहाँ का डांस है, आंसर होगा कर्नाटक का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कर्नाटक। कर्नाटक का दो डांस और आप याद रखिएगा, एक है आपका ढोलू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, पूजा कुनीथा। ये अगर कुनीथा शब्द है तो कर्नाटक का है। कुनीथा के साथ साथ आप याद रखिएगा कुनीथा होता है यहाँ पे, ढोलू कुनीथा हो गया। एक आपका भूता कोला, तो भूता कोला डांस भी कर्नाटक में होता है। अगर आपने कांतार मूवी देखी होगी ना, तो उसमें इस डांस को दिखाया गया है कांतार मूवी में। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा उम्मम आर्ट कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यक्षगान, ढोलू कुनीथा, भूता कोला, उम्मम आर्ट, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका तेलंगाना के दो डांस बड़े फेमस हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो पेरिनी बहुत आता है एग्जाम में, पेरिनी भगवान शिव को समर्पित है। और एक है गुसाड़ी डांस, ये तेलंगाना का डांस है। ठीक है, महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र का डांस है कोली, बड़ा फेमस है कोली डांस। लावड़ी बहुत आता है महाराष्ट्र का, लावड़ी। इसके साथ साथ तमाशा बहुत आता है आपका महाराष्ट्र में तो बहुत सारे डांस हैं। सोंगी मुक्टे बहुत आता है, ललिता बहुत आता है, लेजिम बहुत आता है,
महाराष्ट्र में, पोवाड़ा बहुत पूछता महाराष्ट्र से, धनगरी गाजा बहुत पूछता महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के तो बहुत सारे डांस हैं जो आपके मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ। गोवा की बात करता हूँ तो गोवा के ना 3 डांस याद रखिएगा। फुगड़ी बहुत आता है आपके एग्जाम में, फुगड़ी। दक्षिणी बहुत पूछता है गोवा से, गोवा का दक्षिणी डांस। और दूसरा धालो, धालो बहुत पूछता है एग्जाम में। धंगल बहुत पूछता है एग्जाम में आपके, धंगल। तो धालो, धंगल, फुगड़ी, दक्षिणी, सिग्मो, गोफ। एक डांस बहुत आता है गोफ, कई बार आ चुका है एग्जाम में, गोफ। गोफ कहाँ का डांस है? तो गोवा का डांस है गोफ। तो हमसे जो डांस पूछा गया था यक्षगान, वो कर्नाटक का है। इसके साथ साथ तेलंगाना के दोनों बता दिए, पेरिनी और गुशाड़ी। महाराष्ट्र का कोली बता दिया, लावड़ी, तमाशा। गोवा के गोफ, फुगड़ी, दक्षिणी, धालो और धंगल, ये सब गोवा के डांस हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, गुलामगिरी जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करती है और इस पुस्तक को लिखा समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। और ज्योतिराव फूले ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो ब्राह्मणवाद को कटाक्ष करता है, भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। तो सत्य शोधक समाज कब स्थापित हुआ था? 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा, और ये पुणे में शुरू किया गया था, पुणे में। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिराव फूले। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, आप बताओ भारत में पहली महिला टीचर कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, ये जरूर याद रखना, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, सावित्रीबाई फूले। क्लियर। आज जो भारत में स्त्री शिक्षा इतनी आगे है, स्त्रियों को जो पढ़ने का अधिकार मिला, वो इसी महान महिला के द्वारा दिलवाया गया था। महिला शिक्षा की पूर्णतः इन्होंने वकालत की और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। और मैं आपको बता दूं, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था इन्होंने 1848 में, पुणे में। तो ऐसी नारी शक्ति को नमन करता हूं कि इनकी बदौलत भारत में आज जो महिला सशक्तिकरण है हम कर पाए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला था? पुणे में 1848 में खोला था। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ लिखा गया अम्बेडकर, भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर को कहा जाता है। और अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? बेटिंग फॉर बीजा। तो बेटिंग फॉर बीजा किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा अम्बेडकर की आत्मकथा है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिराव फूले ने लिखी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी है? तो दोस्तों, आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक की 2 किताब और आप याद रखना, द ओरियन, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में, ओरियन, और एक गीता रहस्य है। तो बाल गंगाधर तिलक की किताब ओरियन और गीता रहस्य भी आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी, पंजाब का शेर कहा गया है, केसरी का मतलब था शेर। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और इनकी किताब है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये किसने लिखी है? तो जवाब होगा लाला लाजपत राय ने लिखी है। हमसे प्रश्न पूछा गया था द आर्कटिक होम इन द वेदास, आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक की किताब है। अगला प्रश्न, कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क होता है? दोस्तों, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? आंसर होगा ऑप्शन बी टिन। टिन का अयस्क होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको ना 5 ऐसे अयस्क बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप याद है सिनेबार। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है पारे का, तो पारे का अयस्क सिनेबार। दूसरा गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? तो आप याद रखना, गैलेना लेड का अयस्क होता है, लेड। ये भी आप याद रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में। और एक पूछेगा आपसे कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो ये भी बड़ा पूछेगा एग्जाम में, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो आप बताइएगा जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन। क्लियर, याद रखेंगे। और एक होता है आपका कोरंडम। कोरंडम किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों, ये आप याद रखना, एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम। ठीक है, बाकी कैल्वेराइट याद रखना, सोने का होता है। ठीक है, और कैल्वेराइट के अतिरिक्त डोलोमाइट आप याद रखना, मैग्नीशियम का होता है। इप्सम बहुत आता है एग्जाम में, इप्सम, इप्सम भी मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कैसिटेराइट, आंसर होगा आपका टिन का होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्यों और शक्तियों को बताता है? तो दोस्तों, कैग, CAG, कैग जो है वो अनुच्छेद 148 में आता है। कैग का काम क्या है कि भारत सरकार के जो भी सरकारी खाते होते हैं उनका ऑडिट करता है। और कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो आंसर होगा
प्रेसिडेंट को सौंपता है। राष्ट्रपति को कैग की रिपोर्ट सबमिट होती है और राष्ट्रपति फिर इसको रखता है संसद के दोनों सदनों में। और इस रिपोर्ट की समीक्षा कौन करती है? तो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति भी कहा जाता है, वो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। क्लियर दोस्तों? तो अनुच्छेद 148 में सीएजी पद का उल्लेख है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इकेबाना। इकेबाना एक पुष्प सज्जा की प्राचीन विधि है। इकेबाना में पेंटिंग बनती है फूलों से, और ये कहाँ बनती है? आंसर होगा जापान में। तो जापान की पारंपरिक पुष्प कला है इकेबाना, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन है, निप्पन। और निप्पन का मतलब क्या होता है? उगते सूर्य की भूमि। दुनिया में सबसे पहले सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो आप बताएंगे जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, उगते सूर्य की भूमि, इसीलिए जापान को कहा गया है। और जापान से ना एक खेल की उत्पत्ति हुई है, सूमो। सूमो राष्ट्रीय खेल है। सूमो बड़े बड़े तगड़े पहलवान होते हैं, आपने देखे होंगे फिल्मों में। तो सूमो पहलवान या सूमो कुश्ती जापान से उत्पन्न हुई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो जापान के कौन से द्वीप पर है? तो आप बताइएगा होन्शु द्वीप पर। होन्शु जापान का द्वीप है, होन्शु द्वीप। और जापान की मुद्रा पूछेगा तो येन, येन मुद्रा है यहाँ की। और जापान की संसद है डायट। जापान की संसद डायट है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इकेबाना कला कहाँ की है? आंसर होगा आपका जापान की है। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो मैरियाना ट्रेंच आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, यह जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है अगर पेयजल में नाइट्रेट का प्रदूषण बढ़ने लगे तो बच्चे को हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें आंखें नीली पड़ने लगती हैं, जीभ नीली हो जाती है, त्वचा नीली हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, और हीमोग्लोबिन बनना बंद होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नहीं रहती, तो इससे हमारी बॉडी वीक होने लगती है और धीरे धीरे मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगर पेयजल में इसकी संदूषण बढ़ जाए तो आपको बीबीएस हो जाएगा। दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट है आपका एक पूछता मीना माटा रोग। मीना माटा रोग कैसे होता है? देखो अगर पेयजल में ना पारे का मात्रा बढ़ने लगे तो पारे के प्रदूषण से मीना माटा रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम, आंसर होगा नाइट्रेट की अधिकता से। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मजलिस शूरा किस देश की संसद का नाम है? तो ईरान की संसद, सऊदी अरब की संसद, ओमान की संसद, मतलब उपयुक्त सभी। मजलिस शूरा इन तीनों देशों की संसद को कहा जाता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस देश के अंदर एक भी नदी नहीं बहती? एक भी नदी नहीं बहती इसकी सीमा में? तो आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा लेता है कभी कभी एग्जाम में। अगला प्रश्न, हर्मिट किंगडम किस देश को कहा जाता है? दोस्तों हर्मिट किंगडम का मतलब है एक ऐसा देश जो दुनिया के बाकी देशों से अपने को अलग रखता है। तो वो कौन सा है? वो है उत्तर कोरिया। तो हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया के लिए यूज किया जाता है। आंसर बी आपका सही जवाब होगा। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग। ठीक है, याद रखिएगा। तो हर्मिट किंगडम कहा गया उत्तर कोरिया को। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो आइडिया ऑफ जस्टिस किसने लिखी? आंसर होगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ने लिखी है। भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके द्वारा लिखी गई है द आइडिया ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप याद रखना, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ई, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, बिल्सन रोग किस धातु की अधिकता के कारण होता है? दोस्तों बिल्सन रोग अगर आपकी बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाए तो बिल्सन रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, यूरोपीय देश मोंटेनिग्रो की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मोंटेनिग्रो यूरोप का देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट गोरिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है पोर्ट गोरिका। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है मोंटेनिग्रो की राजधानी पोर्ट गोरिका। अगला प्रश्न, बिर किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? दोस्तों बिर मुद्रा है इथोपिया की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इथोपिया। ठीक है दोस्तों अभी मैं आपको 5 मुद्रा बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा जलोटी किस देश की मुद्रा है? जलोटी आंसर होगा पोलैंड की मुद्रा है जलोटी। तो ये बहुत आती है आपके एग्जाम में, इसको याद करना जलोटी। उसके बाद में आप लेना फोरिंट।
फॉरेंट कहाँ की मुद्रा है, तो हंगरी की मुद्रा है फॉरेंट, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप याद रखें रिंगित, रिंगित कहाँ की मुद्रा है, तो ये है मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। तो 3 तो ये हो गए, आपको स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लीजिए, जलोटी पोलैंड की, फॉरेंट हंगरी की, रिंगित मलेशिया की। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ 2-3 मुद्राएं जो आपके एग्जाम में और आती हैं। चीन की मुद्रा बहुत पूछता है एग्जाम में, रैन मिनबी किस देश की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। येन बहुत आती है, येन जापान की मुद्रा है, येन ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। मंगोलिया की मुद्रा बहुत आती है आपके एग्जाम में, मंगोलिया की मुद्रा क्या है, टुर्गिक या टोगरोग। तो टुर्गिक या टोगरोग किस देश की मुद्रा है, मंगोलिया की। तो 3 ही हो गई, 6 हो गई। इसके बाद 2 और आप याद रखिएगा, ठीक है। एक है आपकी कौन सी मुद्रा है, गुलट्रम यानी कि भूटान की मुद्रा, ये भी बहुत आती है आपके एग्जाम में। तो गुलट्रम किस देश की मुद्रा है, भूटान की। एक और याद रखना क्यात, म्यांमार की मुद्रा क्यात है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा तुर्की की मुद्रा बहुत आती है, लीरा। देखो मैंने कितनी इंपॉर्टेंट मुद्राएं थी वो आपको बता दी हैं। अगर ये जो 12-13 मुद्राएं मैंने लिखी हैं, अगर ये भी आपने कवर कर ली, समझ लो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा मुद्राओं से। तो हमसे पूछा गया था बिर कहाँ की मुद्रा, इथोपिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न, जापान की संसद को डायट कहा जाता है, तो आइसलैंड की संसद जो दुनिया की सबसे पुरानी संसद है, इसका नाम क्या है दोस्तों, आइसलैंड की संसद को बोलते हैं एल्थिंग कहा जाता है, ठीक है। याद रखना एल्थिंग आइसलैंड की संसद है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेक्जाविक। आइसलैंड की राजधानी, ये वीडियो का एग्जाम में आ गया था इस साल 2025 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछ लिया था रेक्जाविक के बारे में। तो रेक्जाविक किस देश की राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है दोस्तों, क्वेकर आंदोलन कहाँ हुआ था, आंसर होगा ऑप्शन अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर को क्वेकर सिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्रोनोमीटर क्या मापता है दोस्तों, क्रोनोमीटर का यूज करते हैं हम जहाज़ों में, और जहाज़ों में किस लिए, सही टाइम जानने के लिए। तो क्रोनोमीटर का उपयोग जहाज में सही टाइम जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है अगले प्रश्न में, पोलियो वैक्सीन कौन सी वाली, ड्रॉप वाली नहीं, इंजेक्शन वाली की खोज किसने की थी दोस्तों, इंजेक्शन वाली जो पोलियो वैक्सीन बनाई थी जोनास साल्क ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जोनास साल्क। लेकिन ओरल वाली जो मुंह से पिलाई जाती है, जिसमें 2 बूंद डाली जाती है, वो बनाई थी अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो की वो ड्रॉप जो मुंह में दी जाती है, ओरल दी जाती है, वो है आपकी एल्बर्ट साबिन के द्वारा बनाई हुई, और जो टीका लगता था पहले वो बनाई थी जोनास साल्क ने। तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन एल्बर्ट साबिन और इंजेक्शन वाली जोनास साल्क। अगला प्रश्न, और मैं आपको बता दूं पोलियो जो रोग है वो किससे होता है, तो वायरस से होता है, पोलियो का वायरस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है, मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध कृति किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और इसकी किताब याद ना, रहला, किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखी है, और ये मोरक्को से भारत आया था। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की जांच के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है, तो ईईजी परीक्षण होता है किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ईईजी मस्तिष्क, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी इसको कहा जाता है, और ये मस्तिष्क की जांच करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी क्या है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी है पैरामैरिबो। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पैरामैरिबो। क्लियर, याद रखना। यहाँ लिखा गया लीमा, तो पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू। अगला प्रश्न क्या कहता है, लीरा किस देश की मुद्रा है दोस्तों, अभी मैंने बताया था तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सोरा किस देश की संसद का नाम है, आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। और मैं बता दूं अफगानिस्तान का ना एक राष्ट्रीय खेल भी है बुचकसी, तो बुचकसी खेल जो घोड़ों पे बैठ के खेला जाता है, ये कहाँ होता है, तो अफगानिस्तान में होता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, एमराल्ड द्वीप किसका नाम है दोस्तों, एमराल्ड द्वीप कहा जाता है आयरलैंड को, जो अपने सुंदर पहाड़ी, सुंदर वन क्षेत्र और यहाँ पे पाई जाने वाली सुंदर वनस्पति के लिए जाना जाता है, तो एमराल्ड द्वीप बोलते हैं आयरलैंड को। क्लियर, याद रखिएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, पायरोमीटर क्या मापता है, तो पायरोमीटर मापता है उच्च तापमान, जो हाई टेम्परेचर है वो मापते हैं पायरोमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, मंडेला। ठीक है दोस्तों, मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है दोस्तों, बिडाल टेस्ट होता है आपका टाइफाइड के लिए, तो बिडाल परीक्षण, अगर आपको टाइफाइड रोग हो जाए तो आपका बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको 2-3 टेस्ट और बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछेगा एलिजा टेस्ट
किसके लिए होता है, तो एलिजा टेस्ट बहुत आता है एग्जाम में, एड्स के लिए ये होता है, एड्स। ठीक है, एक होता है आपका बिडाल हो गया, एलिजा हो गया, एक होता है आपका मोन्टेक्स टेस्ट या मोन्टू टेस्ट। तो मोन्टू, अगर आप टीबी के शिकार हो गए हैं तो टीबी की जांच करने के लिए मोन्टू टेस्ट होता है। एक होता है आपका इशिहारा टेस्ट, इशिहारा टेस्ट। देखो, अगर आपकी नियुक्ति होती है पुलिस में तो मेडिकल के दौरान आपकी आंखें चेक होंगी, तो इशिहारा टेस्ट जो होता है ना वो कलर विजन चेक करता है आपकी आंख में कि आपकी आंख में कलर विजन तो नहीं है। अगर आपकी आंखों में कलर विजन होगा ना तो आप हरे रंग में और लाल रंग में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है इशिहारा टेस्ट। एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट बताता हूँ, वो है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पॉलीग्राफ टेस्ट किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये झूठ पकड़ने का टेस्ट होता है, झूठ पकड़ना। ठीक है, तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट, जिसमें हमने लगभग हमने 40 क्वेश्चन मुझे लगता है कर लिए हैं शायद। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है 35 मिनट की, तो उसके लिए सॉरी। क्लास में मेरी कोशिश होती है 20 मिनट की, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको कराए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। और कल भी मैं बता दूं, कल एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ फाइनली एसएससी जीडी में, उसको सिलेक्शन हुआ है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत सिलेक्शन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, आप बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उसको आईटीबीपी मिली है। ठीक है, तो नाम अभी मैं नहीं लूँगा, अभी बताऊँगा उसके बारे में, कभी कभी मुलाकात करते हैं तो फिर मिलेंगे आपसे। तो बिडाल टेस्ट पूछा गया था और टाइफाइड इसका सही आंसर होगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।